गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। इसमें यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस अर्थात सहयोगी अनुदेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस सहयोगी अनुदेशन के अंतर्गत सहयोग शब्द दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका कारण है कि आधुनिक समय में जीने का ढंग उच्च गुणवत्ता पर आधारित है। एक अकेला व्यक्ति एक काम को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है जितना कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या संस्था एक दूसरे की सहायता से कर सकते हैं। दोनों तरफ से कार्य सकारात्मक अंतःक्रिया परामर्श और संप्रेषण से चलता है। जितनी अच्छी तरीके से अंतःक्रिया परामर्श और संप्रेषण होंगे उतने ही सरलता से प्राप्त भी हो सकेंगे। सहयोग कुछ संदर्भों में प्रतिस्पर्धा से अच्छा है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है, परंतु सहयोग में ऐसा नहीं है। उसमें कल्याण का भाव होता है और अंतिम रूप से ये अच्छे भाव संबंध बनाता है। जब एक समूह दूसरे का सहयोग देता है तो दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव रहता है। आरंभ से ही एक दूसरे को समझते हैं, यद्यपि मस्तिष्क में जटिलताएं हो सकती हैं और एक दूसरे के प्रति पसंद या नापसंद का भाव भी आ सकता है। फिर भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन सहयोग सहसहयोग के प्रकार। सहसहयोग के प्रकार 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट कोलैबोरेशन और प्रत्यक्ष सहसहयोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यक्ष सहसहयोग। प्रत्यक्ष सहसहयोग में सभी साधन योजना शिक्षण आदि का पूर्ण उपयोग किया जाता है और ये अधिकतम उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए उद्देश्य की समीक्षा की जाती है और पुनः निर्धारित किया जाता है। सभी के संयुक्त प्रयासों से उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रयत्न किया जाता है। उदाहरणतः सहयोगी शिक्षण, टीम शिक्षण और सह शिक्षण। अगला पॉइंट आता है इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन। अप्रत्यक्ष सहसहयोग दूसरे संगठनों के शिक्षकों को कक्ष में कार्य करने की अनुमति देता है। उन्हें केवल बाहरी सहायता और निर्देशन के लिए रखा जाता है, जैसे योगात्मक परामर्श, समूह सहसहयोग और शिक्षक की सहायता आदि। सहसहयोग स्वतः नहीं होता है, ये केवल तभी संभव होता है जब कुछ संगठन इसके बारे में सोचते हैं और इसके लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई संस्था अच्छी है और वह अपने क्षेत्र में अन्य संस्थाओं से आगे बढ़ना चाहती है तो इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए दूसरी संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता होती है। नियम और शर्तें निर्धारित की जाती हैं, इसलिए वह समझौता करते हैं कि यदि पूर्ण रूप से सहमत हो जाएं तो इकट्ठे मिलकर कार्य करते हैं। अगला पॉइंट आता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कोलैबोरेशन इफेक्ट्स। सहसहयोग प्रयास के विभिन्न पहलू। इसमें पहला पहलू आता है आपका कोऑपरेटिव टीचिंग, सहयोग शिक्षण। सहयोग शिक्षण से दूसरी संस्थाओं के शिक्षक आपस में एक दूसरे के विद्यालय में आते हैं और उन्हें देखते हैं कि किस प्रकार प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा रहा है। वे शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और दूसरी संस्थाओं के स्टाफ के साथ बैठकर आसानी से विचार विमर्श करते हैं। ये प्रत्यक्ष सहयोग सहयोगी शिक्षण एक ही स्कूल के शिक्षकों में हो सकता है। अगला पॉइंट आता है दूसरा पॉइंट को टीचिंग और टीम टीचिंग। सह शिक्षण या टीम शिक्षण। इस शिक्षण में किसी आदर्श संस्था के शिक्षक दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। 2 या 3 शिक्षकों की टीम बनाई जाती है। ये कक्ष की अधिकतम व्यूह रचना के अंतर्गत सहयोग समूह अधिगम विद्यालय शिक्षण उपविषय आदि पर निर्भर करता है। ये भी प्रत्यक्ष सहयोग का एक उदाहरण है। तीसरा बिंदु आता है टीचर एसोसिएशन टीम, शिक्षक सहायता टीम। इसमें दूसरी संस्था के एक अध्यापक या अध्यापकों की टीम स्कूल में शिक्षक की कक्ष संबंधी समस्याओं का समाधान करती है और साथ ही इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरी संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह से पूर्ण
पाठ्यवस्तु प्रभावशाली ढंग से पूरी हो जाती है। ये दो संस्थाओं के मध्य अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। चौथा पॉइंट आता है कोलैबोरेशन, कॉन्सिडरेशंस, सहयोगी परामर्श। इसमें संस्था द्वारा किसी कमी को पूरा करने के लिए योग्य शिक्षकों से परामर्श लिया जाता है। परामर्श शिक्षक विद्यार्थियों या किसी के लिए भी हो सकता है, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके जिसका वे सामना करते हैं। इसलिए प्रत्येक स्कूल में निर्देशन एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगला पॉइंट है आपका पीर कोलैबोरेशन, सम स्तर सहयोग। इसके अंतर्गत संस्था का सम स्तर समूह अध्यापक के निर्देशन में विद्यार्थियों की सहायता करता है। ये उद्देश्य केंद्रित होता है और वांछित परिणाम लाता है। यह भी अप्रत्यक्ष सहयोग है। इसी में फ्रेंड्स एंड कुक ने सहयोग के लिए जरूरी बातों को निर्धारित किया है, जिनमें से इस प्रकार से बातें हैं। सहयोग एक मुख्य दशा है। ये प्रतिभागियों में समानता चाहता है, जिसमें प्रत्येक का बराबर हिस्सा होता है, इसलिए सबको समान समझना चाहिए। इसलिए यह टीम के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता प्रदान करता है और विभिन्न क्षेत्रों में टीम के सदस्यों को नेतृत्व भूमिका से भी नहीं रोकता है। लोगों को समूह में जबरदस्ती नहीं मिलाया जा सकता और सही अर्थों में उनके सहयोग भी नहीं लिया जाता। इसलिए सहयोग स्वैच्छिक होना चाहिए। ये किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इच्छुक पार्टियों के इकट्ठे मिलकर कार्य करने की आवश्यकता को मानता है। सहयोग सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समान और सामान्य बोध पर निर्भर होता है, क्योंकि ये उद्देश्य के प्रति आपसी सहमति को मानता है। सहयोग में सभी सदस्य उद्देश्य के लिए मिलकर और समान रूप से कार्य करते हैं। सहयोग किसी उद्देश्य को लेकर विभिन्न विभागों और मानसिकताओं का मिश्रण है, इसलिए यह उत्तरदायित्वों और साधनों के साझा करने पर महत्व देता है। प्रत्येक सदस्य को निर्णय और कोई समझौता करने का अधिकार होना चाहिए। सभी क्रियाएं सभी सदस्यों की पहुंच तक होनी चाहिए और साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। सफलतापूर्वक सहयोग के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य को असफलता और सफलता दोनों का आनंद लेना चाहिए। यह सब परिणाम के लिए उत्तरदायी है, चाहे ये सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। मात्र एक सदस्य को ना तो श्रेय दिया जा सकता है और ना ही दोषारोपण किया जा सकता है। सहयोग उद्देश्य केंद्रित होता है और उसे किसी भी शिक्षक की त्रुटियों को नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। सहयोग को पूर्वाग्रह से ग्रस्त नकारात्मक विचारों और सुझावों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसी बात है तो भी सकारात्मक होनी चाहिए, ताकि पूरी टीम को समाधान करने में सहायता प्राप्त हो सके और उद्देश्य तक पहुंचा जा सके। अगला पॉइंट आता है एडवांटेज ऑफ कोलैबोरेशन, सहयोग के लाभ। सहयोग के लाभ इस प्रकार से है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के शिक्षक आते हैं, जहां वे सीखते हैं और अपनी उन्नति के लिए किस तरह से एक दूसरे की हम सहायता करें। विद्यार्थियों के लिए क्या करें, संस्था की भलाई के लिए क्या करें, तथा समाज की भलाई के लिए क्या काम करें। संस्था के विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सहयोग बहुविधि रूप से एक दूसरे की सहायता करने का संयुक्त प्रयास है। इसके कारण पीछे दो समूह में समानता और समानता के आधार पर सहयोग होता है। इस प्रतिस्पर्धा युग में संस्था की स्थिति ऐसी होती है कि वह अवांछित उद्देश्यों को प्राप्त करे तथा समाज और समुदाय की उम्मीदों पर खरी उतरे। सहयोग दो विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को एक दूसरे के समीप लाता है, जो उन्हें समस्याओं का सामना करने का अनुभव प्रदान करता है और संयुक्त प्रयास द्वारा समस्याओं का समाधान भी करता है। ये सम स्तर सहयोग द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों में पारस्परिक सहयोग एवं समझ में सुधार करता है। ये अच्छा वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि आधुनिक समय में व्यक्ति को सभी चीजें सुलभ होती हैं। जब सीनियर समूह और जूनियर समूह का आपस में सहयोग हो तो परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं। इनमें मानक निष्पादन होता है और मूल्यांकन व्यवस्था में भी सुधार होता है। साथ ही साथ ये प्रगतिवादी विचारधारा का है और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। आज के समय में सहयोग की महत्ता को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता है। सहयोग अब आता है आपका लिमिटेशंस ऑफ कोलैबोरेशन, अर्थात सहयोग की सीमाएं।
सहयोग की सीमाओं के अंतर्गत दो समूहों के बीच आपसी समझ नहीं हो सकती है। दो समूहों के बीच आपसी समझ नहीं हो सकती है, उसके लिए हमें सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और हम दो समूह के बीच में आपसी समझ तभी होगी जब हम आपस में तालमेल बनाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है, एक में उच्च भावना और दूसरे में हीन भावना। सहयोग की सीमाओं के अंतर्गत एक व्यक्ति में तो उच्च भावना रहती है तथा दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत हीन भावना बनी रहती है। तीसरा पॉइंट आता है, इसमें व्यापक दृष्टिकोण भी हो सकता है और नहीं भी। सहयोग की सीमाओं के अंतर्गत ये बात सामने आई है कि एक व्यक्ति के अंतर्गत उसका दृष्टिकोण, उसकी सोचने समझने की शक्ति काफ़ी व्यापक भी हो सकती है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि उसका दृष्टिकोण व्यापक ना हो और उसका दृष्टिकोण व्यापक ना हो के संकुचित हो। अगला पॉइंट आता है, यह पूर्णतः तर्क संगत भी हो सकता है और नहीं भी। अगर सहयोग की सीमाओं के अंतर्गत ये पढ़त है कि सहयोग तर्क संगत भी हो सकता है और तर्क संगत नहीं भी हो सकता है। सहयोग की सीमाओं के अंतर्गत अगला पॉइंट आता है, इसमें ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है जिससे व्यक्ति पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा। सहयोग की सीमाओं में हमें ईर्ष्या इस बात की हो जाती है कि एक व्यक्ति तो मेहनत से काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति मेहनत से काम नहीं कर रहा है, तो हम ही क्यों मेहनत से काम करें और हमें बराबर का भाव मिल रहा है, इसलिए ईर्ष्या भाव इसमें उत्पन्न हो जाता है जिससे व्यक्ति अपना पूरा काम ईमानदारी से नहीं कर पाता है। अगला पॉइंट आता है, प्रत्येक वस्तु के गुण दोष होते हैं परंतु हमें लाभदायक पक्ष को देखते हुए आपसी समझ और नियोजन सहयोग से भविष्य के अच्छे परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रयास करने चाहिए। प्रत्येक वस्तु जो होती है उसमें लाभ भी होता है, हानि भी होती है, गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, लेकिन अगर हम सहयोग की सीमाओं के अंतर्गत अगर हम जानते हैं तो हमें लाभदायक पक्ष को ही समझना चाहिए, हमें अपनी विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए और नियोजन सहयोग के भविष्य से जिससे अच्छे परिणाम भविष्य में प्राप्त हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।